स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है? सो स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो दैट इज स्पेक्ट्रा प्लस स्कोपी, इससे मिलके बनता है स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रा मीन्स व्हाट एंड स्कोपी मीन्स व्हाट? सो स्पेक्ट्रा मीन्स light and scopy means study. So स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं हम? सपोज वी आर टेकिंग एनी मैटर. जब उस मैटर को हम लाइट से इरेडिएट कराएंगे तो क्या होगा? एक मैटर और लाइट का इंटरैक्शन होगा. इसी इंटरैक्शन को हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में. हमें सबको पता है कि यूवी एक तरह की लाइट होती है. हम बहुत आजकल स्टडी करते हैं ना कि सन से यूवी रेज निकलती हैं जो कि हार्मफुल भी होती हैं. एंड अगर आपने कभी देखा हो सनस्क्रीन का एड होता है अगर कभी, तो उसमें लिखा होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी ए एंड यूवी बी. सो यूवी इज अ टाइप ऑफ लाइट. जब यूवी लाइट में हम किसी भी मैटर को या मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं तो यूवी लाइट और उस मॉलिक्यूल में कुछ इंटरैक्शन होता है. उस इंटरैक्शन की वजह से जो मैटर या मॉलिक्यूल होता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं एंड उन्हीं चेंजेस को हम स्टडी करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम स्टडी कर क्यों रहे हैं? वाई आर वी स्टडिंग? और ये स्टडी करने से हमको मिल क्या रहा है? सो द आंसर इज, हर तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी की ना एक एक एप्लीकेशन होती है, एक यूटिलिटी होती है. सो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है मॉलिक्यूल की विच इज यूजफुल. सो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एक्चुअली यूजफुल टू फाइंड द concentration, to find the unknown concentration in the sample solution. सपोज मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब दिया, उसमें मैंने उस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक सॉल्वेंट लिया और आपको ये बोला कि पता करके आओ कि इस सॉल्वेंट में कितना mg, सपोज x mg पैरासिटामोल. आई गेव यू दिस सॉल्यूशन और मैंने आपको ये बोला कि आप पता करके आओ कि इसमें कितने mg पैरासिटामोल है. सो व्हाट यू विल डू, आप इस सॉल्यूशन का यूवी करोगे. एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर होता है, काइंड ऑफ अ मशीन. उसमें आप अपना सॉल्यूशन प्लेस करोगे, सैंपल सॉल्यूशन, जिसमें कि आपको कंसंट्रेशन फाइंड करना है. और एक मेथड होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करने का और काइंड ऑफ क्या क्या सैंपल और टेस्ट सॉल्यूशंस बनाते हैं, वो सारा करके यू विल कम बैक टू मी एंड यू विल से कि मैंने सैंपल सॉल्यूशन का यूवी किया एंड मुझे इतना पता चला कि इस सैंपल सॉल्यूशन में 10 mg पैरासिटामोल है. सो ये 10 mg आपको फाइंड करने में किसने हेल्प करी? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर ने, या ये बोलो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ने. सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये यूज है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके आप किसी भी अननोन, आप किसी भी सैंपल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो. बट एक क्राइटेरिया और है, या ये बोल लो कि एक सिलेक्शन फैक्टर है. नॉट एवरी मॉलिक्यूल can give spectra in UV visible spectroscopy.
यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी मॉलिक्यूल उठाया, कोई भी आपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उठाया एंड आप उसका यूवी करने चले गए। कुछ तो ऐसा फैक्टर है जिससे कि कुछ आपके कंपाउंड्स यूवी विजिबल के लिए एक्टिव होते हैं और कुछ इनएक्टिव होते हैं। और वो फैक्टर कौन सा है? दैट फैक्टर इज कॉन्जुगेशन। सो सबको पता है कॉन्जुगेशन क्या है। अगर आपके ऐसे एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग में होता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पे, तो हम उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। जिस जिस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड का हम यूवी कर सकते हैं। बट अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, देन दैट कंपाउंड विल बी यूवी इनएक्टिव। सो इसी इसी कंसेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में कि विच ऑफ द कंपाउंड्स विल बी इनएक्टिव इन यूवी। एंड क्या करेगा वो, आपको मान लो चार ऑप्शन देगा, उसमें से आपका ए में कॉन्जुगेशन है, बी में कॉन्जुगेशन है, सी में कॉन्जुगेशन है एंड डी में आपका कॉन्जुगेशन नहीं है। लेट से कोई एल्केन ले लो, है ना, जिसमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, और डबल बॉन्ड है भी तो वो अल्टरनेट पोजीशंस पे नहीं है, ठीक है। मान लो ये आपका कंपाउंड है। सो अगर आपको दिख रहा है कि ए बी और सी तीनों में कॉन्जुगेशन है बट डी में कॉन्जुगेशन नहीं है, सो दैट मीन्स डी विल इनएक्टिव इन यूवी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे जाके बहुत काम आने वाला है ये कंसेप्ट। सो दैट्स वाई अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो यूवी में इनएक्टिव होगा। आप जाके पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर देख सकते हो, वो यूवी में एक्टिव होता है। आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको उसमें कॉन्जुगेशन मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारी और ड्रग्स हैं, आप एक क्विक सर्च करोगे किसी भी बुक या किसी भी गूगल सर्च भी करोगे कि विच ऑफ द लाइक एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स विच आर एक्टिव इन यूवी, आपको दिखेगा कि सबके स्ट्रक्चर में आपका कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। So, before starting this active and active wala concept, we were talking about light. So, बहुत तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनके बेसिस पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एक रेडिएशन है यूवी लाइट, है ना। सो देयर आर 6 types of EMRs which are generally used for spectroscopy. First one is gamma rays. ठीक है, इसकी आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, हाईएस्ट एनर्जी। उसके बाद आता है एक्स रेज, फिर आता है यूवी विजिबल रेडिएशन। अब इसमें आपका यूवी का अलग वेवलेंथ होता है और विजिबल का अलग। अभी हम सारे वेवलेंथ्स भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। आफ्टर दैट माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में आपकी लोवेस्ट एनर्जी होती है। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं इनका वेवलेंथ, एंड देन आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ। सो गामा रेस की जो वेवलेंथ होती है दैट इज लेस देन 0.001 नैनोमीटर। यानी कि जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वैसे एक्स रेज की होती है आपकी वेवलेंथ 0.01 टू 10 नैनोमीटर। देन कम्स यूवी एंड विजिबल रेडिएशन। यूवी की होती है 200 टू 400 नैनोमीटर,
एंड विजिबल की होती है 400 टू 800 नैनोमीटर। देन कम्स IR, तो उसका आपका रेंज है 0.8 माइक्रोमीटर्स टू 15 माइक्रोमीटर्स, सॉरी नॉट 15, टू 200 माइक्रोमीटर्स। इसमें भी आपका IR में भी 3 सेगमेंटेशंस है, नियर IR, मिड IR, फार IR। तो उसको हम तब स्टडी करेंगे जब हम IR स्टडी कर रहे होंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे होंगे। देन माइक्रोवेव इज 0.01 to 1 मीटर एंड रेडियो वेव्स इज 1 मीटर टू 10 to the power 7 मीटर्स। सो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, एंड जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम। इसी कंसेप्ट पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जीपैट से, अगर आप इनामदार खोलोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। आपको इन सब की वेवलेंथ याद होनी चाहिए, यू शुड लर्न। एंड आपको इतना भी पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि इन सबको एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू शुड बी एबल टू डू दैट। नाउ देयर आर सम बेसिक टर्म्स। There are some basic terms which are associated with spectroscopy. So these are wavelength, wave number, frequency and energy. I know कि आपने इन टर्म्स का नाम पहली बार नहीं सुना है, क्योंकि हमने स्कूल में भी एज फार एज आई रिमेम्बर ये फिजिक्स का एक पार्ट हुआ करता था। वेवलेंथ, सबसे पहले हम वेवलेंथ डिस्कस करेंगे। हमने सबने स्कूल में पढ़ा है कि लाइट ट्रेवल्स in the form of wave. अगर मैं यहाँ पे एक वेव ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कैसी होगी वो? सबको पता है वेव्स कैसी होती है ना। लाइट की वेव ऐसी होती है, एंड जो हमने पढ़ा है स्कूल में, हमने क्या पढ़ा है कि ये जो अपर पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं ड्रफ। एंड व्हाट इज वेवलेंथ? Wavelength is actually the distance between two crest और two trough, यानी कि इन दोनों के बीच का, दो क्रेस्ट, 1 2, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जीपैट में, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद रखना है कि वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी इन्हें हम किस किस से डिनोट करते हैं। And the distance between two trough is also lambda. This is the wave number. इसकी definition simply यही होती है, it is the distance between two crest and two trough. And what is the unit? ऐसी कोई specific एक ही unit नहीं होती. There can be like multiple units of wavelength. These can be micrometer, नैनोमीटर या एंकेस्ट्रॉम एक्सेट्रा। जितनी भी आपकी डिस्टेंस से रिलेटेड यूनिट्स हैं वो सारी आपकी वेवलेंथ में इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं।
सो दिस वाज अबाउट वेवलेंथ. अभी जो हमारी नेक्स्ट टर्म है दैट इज वेव नंबर. नाउ वेव नंबर की अगर हम सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो इट इज द नंबर ऑफ वेव्स passed through a space of 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर के स्पेस में आपकी कितनी वेव्स पास हो रही हैं, दैट इज द वेव नंबर. एंड इट इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा. रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा. एंड लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ. सो वेव नंबर इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा. एंड वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से. सो म्यू बार विल बी इक्वल टू 1/लैम्डा. और इसकी स्पेसिफिक यूनिट होती है दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स. याद रखना इसकी स्पेसिफिक यूनिट है ये. वेवलेंथ की तरह इसमें कोई जनरल यूनिट आप यूज नहीं कर सकते. इट शुड बी स्पेसिफिक इन सेंटीमीटर इनवर्स. दैट मीन्स अगर कोई न्यूमेरिकल आता है एंड उसमें आपको वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, सो आपका जो लास्ट आंसर होगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर इनवर्स. एंड दैट इज अ नेसेसरी कंडीशन. So this was about wave number. The next term is frequency. So frequency is in simple terms कि एक सेकंड में आपकी कितनी नंबर ऑफ वेव्स किसी पॉइंट से पास हो रही हैं. सपोज ये कोई पॉइंट है. सो एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स इस पॉइंट से पास हो रही हैं, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी. सो राइट इट डाउन. नंबर ऑफ वेव्स which can pass through a point in a duration of 1 second. एंड फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू. इसके ऊपर कोई बार नहीं होता. अगर बार लग जाएगा तो फिर वो वेव नंबर हो जाएगा. एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल नहीं है. रेसिप्रोकल क्या है? वेव नंबर. बट फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के. सो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें, सो वी गेट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. इस टर्म ऐसे इसको लिखेंगे. एंड उसके बाद क्या करेंगे? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कांस्टेंट रख देंगे. सो दैट विल बी म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. जहां पे आपका सी क्या है? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट.
या वेलोस या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या वैल्यू क्या होती है इसकी? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड द यूनिट इज साइकिल्स पर सेकेंड, या फिर सेकेंड इनवर्स, थोड़ा साइड में लिख रही हूँ, या फिर हर्ट्ज, HZ या HERTZ। सो ये आपकी यूनिट्स होती हैं फ्रीक्वेंसी की। बहुत बार आपसे यूनिट्स भी पूछ लेता है जीपैट में। देन द नेक्स्ट टर्म इज एनर्जी। इसको हम सिंपली ई से ही डोनेट करते हैं। एंड हर एक वेव की अपनी एक एनर्जी होती है, जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि गामा रेज की हाईएस्ट एनर्जी होती है और रेडियो वेव्स की लोवेस्ट एनर्जी होती है। सो उसी तरह से एनर्जी का भी एक फॉर्मूला होता है, दैट इज, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा था, E इक्वल्स टू एच म्यू। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। E इक्वल्स टू एच म्यू की जगह हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे सीधा हमने म्यू का एक्सपैंडेड फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे h क्या है? h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ज इंटू सेकेंड। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक टर्म्स। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। Okay, so let's move forward then. Okay, so the next thing which we will be studying is what happens to a molecule when it absorbs UV light. सो एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल में क्या होता है जब वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर आपको पता हो कि लेवल्स होते हैं ना, एनर्जी लेवल्स होते हैं। सो व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट, सो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उस मॉलिक्यूल में। यानी कि ट्रांजिशन मतलब क्या? चेंज। सो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम के जो कि यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, दे मूव फ्रॉम म्यू जीरो टू म्यू एक्स। ये एक्स क्या है आपका? जीरो से ज्यादा का एनर्जी लेवल है। इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्स से डिनोट किया है। सो व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट, it it transitions from its electrons transition from lower energy state to higher energy state.
एंड जब वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव होते हैं, उसकी वजह से कुछ चेंजेस होते हैं मॉलिक्यूल में, एंड उसी मॉलिक्यूल के चेंजेस को हम ट्रैक करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में. सो अगर आप कभी कोई यूवी विजिबल का स्पेक्ट्रा देखोगे, सपोज ये कोई, इसको थोड़ा सा क्लियरली बना देते हैं. ठीक है, समझो ये ग्राफ का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. सो जब आपको यूवी विजिबल का स्पेक्ट्रा देखोगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा, पहले तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, फिर एकदम से एक पीक होगी. सो दैट मीन्स कि वो जो पीक है, नीचे वेवलेंथ लिखी होती है, जिस वेवलेंथ पे वो पीक अकर हुई है, दैट मीन्स कि उस वेवलेंथ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने ट्रांजिशन किया है फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. दैट्स व्हाई यू आर ऑब्जर्विंग अ पीक देयर. सो दिस इज द बेसिक फंडा. फिर उसके बाद आ जाओ एब्जॉर्प्शन लॉस पे. एब्जॉर्प्शन लॉस पे जाने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है. सो सपोज मैंने अपने किसी फ्रेंड को लेट्स से 8 ऑरेंजेस दिए, है ना, या ये बोलो कि 8 टॉफीज दी, एंड इन रिटर्न आई गॉट 6 टॉफीज. सो व्हाट आई कैन से कि 8 में से 2 टॉफीज उसने खा ली, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि 8 में से 2 टॉफीज उसने एब्जॉर्ब कर ली. सो आई कैन से कि मैंने जितनी टॉफीज दी थी मुझे उतनी वापस नहीं मिली. दैट मीन्स कि कुछ तो एब्जॉर्प्शन हुआ है उधर. एंड दिस इज द सेम केस विद लाइट. सपोज आई हैव अ सैंपल सॉल्यूशन. ठीक है, ये कोई सैंपल सॉल्यूशन है जिसमें कि मैंने यूवी लाइट दी. लेट्स से मैं इसको बोलती हूँ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि वो रेडिएशन जो मैंने इंसिडेंट करी है अपने सैंपल सॉल्यूशन पे, जो मैंने सैंपल सॉल्यूशन को प्रोवाइड करी है. सो वी कैन डिनोट इट बाय आई, है ना, इसको हम एक नाम दे देते हैं आई. एंड इसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज 100%. नाउ क्या होगा, मैंने इस सैंपल को इंसिडेंट रेडिएशन प्रोवाइड करी, एंड अब मैं इसमें कुछ, अगर मैं कुछ लाइट इसमें पास कर रही हूँ तो लाइट निकलेगी भी, है ना. उस लाइट को हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड रेडिएशन, यानी कि जो लाइट वापस आ रही है सैंपल सॉल्यूशन से दैट इज द ट्रांसमिटेड रेडिएशन. इसको हम डिनोट कर सकते हैं आई नॉट से. और यहाँ पे एक डिटेक्टर भी है जो कि सेंस कर रहा है कि कितने परसेंट इंटेंसिटी की लाइट हमारे पास वापस आ रही है लौट के. लेट्स से कि जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी है 80%. सो व्हाट आई कैन से कि 100% मैंने दी थी, बट मुझे वापस कितनी मिली, 80%. सो दैट मीन्स जो 20% ऑफ लाइट थी वो क्या हुई, कहाँ गई, वो सैंपल सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली. सो आई कैन से कि इस केस में लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ है. राइट. आई होप इतना सबको समझ आया. अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप चैट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हो. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन. जितना मैंने लाइट दिया था उतनी लाइट मुझे वापस नहीं मिली. दैट मीन्स के कहीं ना कहीं पे सैंपल ने जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करी है. सो आई कैन से इफ आई इज ग्रेटर देन आई नॉट, तो मेरा जो सैंपल सोल्यूशन है वो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को. यहाँ पे लिख सकते हो लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय सैंपल सोल्यूशन. In this case
आई थिंक इरेज करना पड़ेगा पहले. ओके, स्टार्टिंग से करते हैं इसको. ठीक है. सो इफ आई से दैट आई इज ग्रेटर देन आई नॉट. आई क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन. आई नॉट क्या? ट्रांसमिटेड रेडिएशन. अगर आई ज्यादा है आई नॉट से, देन आई कैन से कि light is absorbed by sample solution. And in this case I can say कि, चलो वो बाद में बात करते हैं उस वाले पॉइंट के बारे में. और एक दूसरा केस है जिसमें कि I इज इक्वल टू आई नॉट, यानी कि जितनी लाइट मैंने दी थी उतनी ही लाइट मुझे वापस मिली. इन दिस केस लाइट इज नॉट absorbed by sample solution. So फर्स्ट केस में I can say कि the sample solution, SS लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, sample solution is not transparent to UV light. And in the second case I can say that the sample solution is transparent to UV light. So this is case 1 and this is case 2. आई होप इतना समझ आया आप सबको. बाकी इसके बाद जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन लॉस का, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप उसको चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. अगर आपको कुछ बुक्स से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो उसको भी आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. थैंक्स आर्यन.